कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जीएस की क्लास नंबर 7 है, ठीक है, यानी 7वीं क्लास है। अभी भी इसके बाद 21 क्लासेस बचती हैं और जितना मैं समझ पाता हूँ बच्चों, जितना मेरी समझ है, मेरे हिसाब से आपका जो मैक्सिमम जीएस वाला पोर्शन है इसमें से कवर हो जाना चाहिए। जो 30 दिनों की आपकी क्लास है, ठीक है, इसको रट्टा मार के एग्जामिनेशन हॉल तक चले जाना, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ फायदा हो जाएगा। अब दूसरी बात, कल की जो क्लास थी उसमें बच्चे छोटी मोटी चीज़ों को लेकर इतना कन्फ्यूजन हो जाते हैं। देखो, जब मैं मौलिक कर्तव्य आपको पढ़ा रहा हूँ 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत, वो मैंने ये कहा कि मूल रूप में इसमें इतने थे। मूल रूप का मतलब जो 11वां संविधान संशोधन, सॉरी, जो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, वो जो संविधान संशोधन था उससे पहले की कंडीशन बता रहा था कि मूल संविधान में, यानी मूल संविधान का वो मतलब नहीं था। इतना तो कॉमन सेंस है बच्चों। 1950 के समय जो लागू हुआ था संविधान, उसकी बात नहीं चल रही है। मूल संविधान मतलब जब जिसको इस स्टार्टिंग में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत, वहां पे मूल रूप में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 11वां जो जोड़ा गया था वो कब जोड़ा गया था अपने आप में वो बताया था मैंने। अब बच्चे कहने लगे नहीं सर, मूल संविधान में 0 थे, ये ऊपर लिखा ही तो है वो, इसमें इतना कंफ्यूजन क्या करना है। ठीक है, मासूमियत बच्चों की ना। देखिए, आज हमारी कौन सी क्लास है, 7th नंबर की क्लास है और इसमें भी 4 से 5 टॉपिक मेरा कोशिश रहेगा कि मैं कवर करूं। ठीक है, मैंने पहले कहा अगर 30 को 6 से इंटू कर लो तो लगभग 180 यानी 180 टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे। 180 टॉपिक में से क्या आपको लगता नहीं कि संभावनाएं 20 नंबर निकल सकते हैं? लगता है नहीं लगता आपको? लग रहा है ना? जोर से बोलो, लग रहा है। ठीक है, सुन लूंगा मैं। देखो, पहला टॉपिक है कुछ विशेष वर्गों हेतु, कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध। ठीक है, लिखो, पॉलिटी का टॉपिक है। ठीक है, कुछ वर्गों हेतु यानी वर्ग क्लास हेतु विशेष उपबंध, विशेष उपबंध। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। अब सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए, यानी कुछ विशेष वर्ग हेतु जो विशेष उपबंध है ये कहां पे है, क्या है, ये सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें पहले 2-3 आर्टिकल लिखूंगा मैं। यहां लिखो आर्टिकल, ऐसे लिखो, अनुच्छेद है। ठीक है, आर्टिकल एक तो लिखो आप 330। ठीक है, एक 330 लिखना है, एक 332 लिखना है और एक 338, एक 338 का ए, 332, 338 और 338 का ए। ये 4 के 4 आर्टिकल आपको मतलब ढंग से पढ़ के जाने हैं। ठीक है, आर्टिकल नंबर 330 में जो है बच्चों, जो लोकसभा है आपके लिए, लोकसभा में जो आपका SC और ST वर्ग है उनके लिए सीट का आरक्षण है। ठीक है, तो लिखो इसके नीचे, लोकसभा में SC/ST हेतु, यानी अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु क्या होगा, सीट का आरक्षण। ठीक है, किस अनुच्छेद में है अपने आप में, 330 में। इसके अलावा 332 में है विधानसभा, लिख दो, लोकसभा की जगह विधानसभा, यानी स्टेट वाली जो होती है। ठीक है, विधानसभा में SC/ST हेतु सीट का आरक्षण है, इसमें सीट का आरक्षण है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। 338 में बच्चों जो नेशनल कमीशन है, राष्ट्रीय आयोग है, किसके लिए, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुसूचित जाति हेतु, अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय आयोग। ठीक है, अनुसूचित जाति हेतु राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। और इसमें लिखोगे आप अनुसूचित जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग, सूचित जनजाति हेतु। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। ये किसके अंदर है पूछता है, 338 का ए। ये 4 के 4 आर्टिकल आपके मुंह जबानी याद होने चाहिए। अनुच्छेद कौन कौन से मैंने ये लिख रखे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा आपको हमेशा एक पता होने चाहिए बच्चे, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट अधिनियम कब आया था। ठीक है, लिखो, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक्ट 1993 का है। ठीक है, आयोग अधिनियम बोलते हैं इसको, आयोग एक्ट 1993 का है। ये भी अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। इसी के साथ एक आप यहाँ पे और रखना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक्ट, माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक माइनॉरिटी
आयोग एक्ट, ये कब का है? 1992 का है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जो निःशक्त जन है यानी जो दिव्यांग जन है उनके समान अधिकार का अधिनियम 1995 में लाया गया था, ठीक है। लिखो निःशक्त जन के समान अधिकार का अधिनियम, समान अधिकार की बात जो कही गई थी वो जो अधिनियम लाया गया था 1995 पे, यानी जो निःशक्त जन है उनके लिए जो एक्ट आया था, कब आया था? निःशक्त जन के लिए 1900 अपने आप में 1995 में। इसके अलावा यहीं पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बाल मजदूर निषेध एक्ट कब लाया गया था, ठीक है। लिखो बाल मजदूर निषेध अधिनियम, बाल श्रम, बाल मजदूर निषेध एक्ट, ये था बच्चों 1986 का। ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना ये अधिनियम, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सर्वाधिक जो एसटी हैं यानी किस राज्य में है, वो एमपी में है, यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हैं, वो किस राज्य में अगर प्रश्न पूछता है तो एमपी में हो जाएगा, ठीक है। लिखो सर्वाधिक एसटी जनसंख्या जो है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसको भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अगला लिखो प्रथम पिछड़ा जाति आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा जाति आयोग, इसका गठन किया गया था तो 1953 में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष तो जो थे काका साहब कालेलकर थे, ठीक है। लिखो काका साहेब कालेलकर, अध्यक्ष कौन थे इसके? काका साहेब कालेलकर, काका साहब कालेलकर कैसे इसके प्रथम अध्यक्ष थे, इसको भी आप लोग ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखना जो कोई भी एससी हैं यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनको कौन शेड्यूल कास्ट में आएगा, कौन शेड्यूल ट्राइब में आएगा, इसको घोषित करने की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति, ठीक है। देखो एससी व एसटी घोषित करने की शक्ति, यानी कोई भी जाति शेड्यूल कास्ट कौन है, शेड्यूल ट्राइब कौन है, ये शक्ति दी गई बच्चों संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को, ठीक है। और इनको एससी व एसटी की सूची में शामिल, यानी उस सूची में शामिल करती है संसद। लिखो एससी एसटी सूची को जो शामिल करेगी, सूची में शामिल यानी वो कौन करेगी? अपने आप में पार्लियामेंट। दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये है कि शेड्यूल कास्ट व शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति घोषित करने की शक्ति दी गई राष्ट्रपति को, जबकि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सूची में उनको डाला जाता है संसद के द्वारा। शेड्यूल कास्ट के लिए है आर्टिकल नंबर 341 यानी 341 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 342, ठीक है। ये दोनों आर्टिकल समझ जाना, ये 341 के तहत होता है, 342 के तहत, बाकी आगे के क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। यानी आपको सिर्फ ये पूछता है शेड्यूल कास्ट को घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को, शेड्यूल ट्राइब को घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को, दोनों के अनुच्छेद इस प्रकार से अपने आप में है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। इसके अलावा यहाँ से मुश्किल से ही कोई क्वेश्चन आपका पूछेगा जो कुछ विशेष वर्ग है तो विशेष उपबद्ध, हाँ एक भाग लिख लो, इसका भाग 16 है, ठीक है। संविधान के किस भाग में कुछ विशेष कुछ वर्गों हेतु विशेष उपबंध किए गए यानी प्रावधान किए गए हैं, प्रोविजन किया गया है, कुछ स्पेशल कैटेगरी के लिए कुछ विशेष मतलब प्रावधान जो किया गया है वो किस में किया गया? भाग 16 में किया गया, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रावधान जो आते हैं वो भाग 16 के अंदर आते हैं। यहीं पर एक टॉपिक और है आपका, उससे भी क्वेश्चन आता है पेपर में बहुत बार, आप हेडिंग डाल लीजिए चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, ठीक है। पहली चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, चुनाव आयोग जो है किस अनुभाग में है, अगर पूछता है भाग 15 में, ठीक है। ध्यान रखना इसको, भाग 15 में है और अनुच्छेद कौन सा है इसका? आर्टिकल 324, यानी किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया पूछता है तो आर्टिकल नंबर 324 हो जाएगा, 324 में हो जाएगा, ठीक है। मेंबर कितने होते हैं बच्चों? उसको सदस्य 3 सदस्यीय है, ठीक है, 3 सदस्यीय। पहले ये 2 सदस्यीय था, 1989 से 1989 से इसको 3 सदस्यीय बनाया गया, फिर 1990 में फिर 2 सदस्यीय हो गया, वह
फिर 1993 में फिर 3 सदस्य, ठीक है, यानी 2 अलग अलग टाइम पे, यानी इसको समझना, पहले ये 2 सदस्य था कब, 1989 से पहले, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद 1989 में इसको 3 सदस्य बनाया गया, 3 मेंबर होंगे इसमें। उसके बाद 1990-91 में फिर 2 सदस्य किया गया, लेकिन 1993 से फिर से इसको क्या कर दिया गया, 3 सदस्यीय संस्था बना दिया गया। इसको ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल होता है बच्चों 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पूरा हो जाएगा, ठीक है। लिखो कार्यकाल होता है 6/65 वर्ष, या इनके पद पे बैठे हुए इनको 6 वर्ष हो जानी चाहिए, या इनकी खुद की उम्र 65 वर्ष हो जानी चाहिए। इन दोनों में जो भी पहले होगा, यानी पद पे बैठे बैठे या तो 6 साल हो जाए या खुद की ही एज 65 हो जाए, इन दोनों में जो भी पहले होगा इतना इनका कार्यकाल रहता है, ठीक है। चुनाव आयोग किस किस के चुनाव करता है आपको पता होगा, ये करता है बच्चों, चुनाव आयोग जो है संसद जो होती है हमारी, लोकसभा चुनाव है उसको कराता है, राष्ट्रपति की कराता है, उपराष्ट्रपति की कराता है, और जो विधानसभाएं होती है इनका ये चुनाव करता है, यानी संसद, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करता है, ठीक है। लिखो किस किस के चुनाव करता है पूछेगा तो, संसद, विधानसभा यानी जो स्टेट की होती है, ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके ये क्या करता है बच्चों, चुनाव करता है। अब आप कहोगे सर किसके नहीं करता, पंचायत के नहीं करता है, ठीक है, पंचायत और नगर निकाय के नहीं करता। ब्रैकेट में लिखो पंचायत व नगर निकाय के नहीं करता है, ठीक है, नगर निकाय के नहीं करता है, इसको ध्यान रखना। यानी चुनाव आयोग जो है इन लोगों के चुनाव नहीं करता, किसके, पंचायत व नगर निकाय के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अब जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य आयुक्त हैं बच्चों, इनकी नियुक्ति कौन करता है, यानी सदस्य की नियुक्ति लिखो। चुनाव आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, ये करता है राष्ट्रपति। भारत का जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, उनको ये पावर दी गई है कि चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य हैं इनकी वो क्या करे, नियुक्ति करे। इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक। इसके बाद आता है बच्चों जैसे हमें वोटिंग करने का अधिकार है, मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, यानी राइट ऑफ जो का वो है वोटिंग, ठीक है, वोट करने का अधिकार, मत देने का अधिकार, यानी वोट करने का अधिकार कैसा है, कानूनी अधिकार, कानूनी। अब कई बच्चे कहते हैं सर वैधानिक, वैधानिक कानूनी एक ही चीज है बच्चों, ठीक है, ब्रैकेट में वैधानिक लिख लो, आपके पेपर में जो भी लिखा होगा वैधानिक, संवैधानिक नहीं है, ठीक है, वैधानिक। और मत देने का जो अधिकार है वो है आर्टिकल 326 में, आर्टिकल नंबर 326 में इसको रखा गया है, और एक कानूनी या वैधानिक अधिकार है। इसको ध्यान रखना कि इसको वोट देने का अधिकार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब याद रखना पहले इसकी जो वोट देने की उम्र थी 21 वर्ष थी, इसको मत देने के अधिकार को 61वां संविधान संशोधन, लिखो 61वां संविधान संशोधन 1989 से 21 वर्ष की जगह 18 वर्ष, ये बहुत आता है पेपर में कि किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट देने की उम्र जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, 61वां संविधान संशोधन 1989। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, इस संविधान संशोधन के तहत वोट देने की उम्र जो हुई 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष कर दी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो बच्चों मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो होता है ना, वो पद में किसके बराबर होता है पता है आपको, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर, मुख्य न्यायाधीश के नहीं, सिर्फ न्यायाधीश के बराबर। और इनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है, जैसे सुप्रीम कोर्ट की किसी न्यायाधीश को हटाना है ना, उसी तरीके से इनको भी पद से हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति इनको पद से हटाएगा, संसद जब इनको 2/3 से बहुमत से पास होती है, ठीक है। तो ऐसे लिखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये इक्वल होता है किसके, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं कहा मैंने, ठीक है, न्यायाधीश के समान, यानी इनका जो पद होता है एक ही रैंक का माना जाता है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, इनका एक ही समान होता है पद। इसको भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब मुख्य चुनाव आयुक्तों को पद से कौन हटा सकता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत लिखो, मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन पदच्युत कर सकता है, यानी पद से हटा सकता है, ये हटा सकता है बच्चों राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति हटा सकता है। कब, जब संसद 2/3 बहुमत से क्या कर दे, पास कर दे, यानी संसद 2/3 मेजोरिटी, संसद के जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 मेंबर अगर ये कहें कि इसके खिलाफ कदाचार का आधार है, यानी कदाचार मतलब इसने आचार सही नहीं किया, संसद 2/3 बहुमत से कदाचार के तहत, ठीक है, इसको हटा सकती है, इसके
पद से। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कौन? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। निर्वाचन आयुक्त को पदच्युत करने का अधिकार मैंने आपको बता दिया। अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको भी कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है, लेकिन इसकी क्या करेगा वो, मतलब इसके साथ विचार विमर्श करेगा, ठीक है। अब देखो, निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है? लिखो, कभी जब निर्वाचन विवाद का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है, ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्शन में अगर विवाद हो गया तो का निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। लिखो, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही इसका निर्णय करता है, वहां इलेक्शन कमीशन मत करके आना है, ठीक है। निर्वाचन विवाद का निर्णय कौन करता है? ये करता है। इसके अलावा देखो, ये क्या करता है? राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ध्यान रखना है, ठीक है। लिखो, राजनीतिक दलों को मान्यता, कौन सा राजनीतिक दल है या नहीं, ठीक है। मान्यता कौन देता है? इलेक्शन कमीशन, यानी चुनाव आयोग इसको क्या करेगा? मान्यता देगा। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी लिख लो, 15 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है अगर पूछता है तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है बच्चों? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग क्या करोगे? ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, जो परिसीमन आयोग है, क्योंकि परिसीमन आयोग क्या करता है ना बच्चों? परिसीमन आयोग लिखो, जो इलेक्शन के क्षेत्र होते हैं उनकी बाउंड्री, उनकी जो जनसंख्या है, कितने लोग मतलब उस निर्वाचन क्षेत्र में आएंगे, जैसे है आपका सपोज कोई इलाका है वोटिंग वाला, तो उसका हर टाइम पे क्या होता है? उसका परिसीमन होता है, सीमाओं का निर्धारण की ये सीट इस विधानसभा के अंदर, ये सीट इस लोकसभा के अंदर, ये सब चीजें होती हैं। तो परिसीमन आयोग पहला जो बना था 1952 में बना था, ठीक है। अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग बन गया। 1952 में पहली बार क्या किया गया था? परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद जो है 1963, 1973 और 2002 में, ठीक है। लिखो, 1963, 1973 और 2002 में ये परिसीमन आयोग के 4 बार गठन हो चुके हैं। ये कब कब क्या करता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद एक समिति भी है बच्चों, दिनेश गोस्वामी समिति, उसका जो संबंध है वो चुनाव सुधार से था। इसका अंतिम क्वेश्चन लिखो, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध लिखो चुनाव सुधार, ठीक है। दिनेश 1990 में बनी थी। दिनेश गोस्वामी समिति ये बनी थी 90 के आसपास। ये इसका संबंध था चुनाव सुधार। चुनाव सुधार से क्या करते हैं? संबंधित है, ठीक है। इसके अलावा यूकेपीएससी जो अक्सर क्वेश्चन पूछता है, कुछ आयोग से क्वेश्चन पूछता है, आधे मैं आज करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट उससे आगे को बताऊंगा, ठीक है। यानी कुछ प्रमुख क्वेश्चन यहाँ से भी रहते हैं उसके, कुछ आयोग वगैरह से क्वेश्चन उठाता है। अधिकांशतः आपने पेपर में देखा होगा, रट्टा मार के चले जाना पेपर में, ठीक है। पहला लिखो, भारत में लोकपाल या लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? भारत में लोकपाल लोकायुक्त का सुझाव ये दिया था बच्चों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। लिखो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा था कि भारत में एक लोकपाल या लोकायुक्त होना चाहिए, ठीक है। और ये जो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था ना बच्चों, ये कब बना था? 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, ठीक है। इसका गठन पूछेगा 1966। उस समय इसके अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष लिखो मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित हुआ था, ठीक है। जबकि बाद में इसके अध्यक्ष बने थे हनुमंतैया। वो लिखो, बाद में लिखो, बाद में मोरारजी देसाई जब हट गए तो उसके बाद बने हनुमंतैया। यानी इसके 2 अध्यक्ष हुए बच्चों, पहले स्टार्टिंग में मोरारजी देसाई, बाद में लिख देना इसके ब्रैकेट में, ठीक है। बाद में समझ जाओगे आप लोग कि इसमें इसी ने सबसे पहले कहा था कि भारत में एक लोकपाल या लोकायुक्त का क्या किया जाना चाहिए? गठन किया जाना चाहिए। इंपोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से हो सकता है, ठीक है। इसी आधार पर सबसे पहले 1968 में संसद ने पहली बार लोकपाल या लोकायुक्त बिल को संसद में क्या किया? पेश किया, ठीक है। लिखो, अब देखो भारत में जो लोकपाल या लोकायुक्त है सर्वप्रथम संसद में पेश कब हुआ? लिखो, सर्वप्रथम संसद में ये पेश हुआ बच्चों 1968 में इंडिया में, ठीक है। और वैसे अगर देखा जाए सर्वप्रथम किस देश में लोकपाल या लोकायुक्त की अवधारणा आई थी? ठीक है, लिखो
सर्वप्रथम किस देश में लोकपाल या लोकायुक्त की अवधारणा आई? किस देश में लोकपाल या लोकायुक्त की अवधारणा आई? ये आई थी बच्चों स्वीडन में 1809 में, ठीक है। और ये लोकपाल या लोकायुक्त को बोला जाता है ओम्बुड्समैन, ठीक है। लिखो भारत में मतलब ओम्बुड्समैन बोला जाता है, ऐसे बोलेगा ओम्बुड्समैन, ठीक है। इसको भारत में बोला जाता है लोकपाल। क्या बोला जाता है? लोकपाल बोला जाता है भारत में, ठीक है। और अगर कभी ऐसे पूछेगा ना भारत पे इसमें से कौन सी संस्था ओम्बुड्समैन के नाम से जानी जाती है, मतलब कौन सी संस्था जो है ओम्बुड्समैन का रूपांतरण है, तो लोकपाल हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन रहता है, ठीक है। ओम्बुड्समैन बोलते हैं उसको, लोकपाल को, ये अपने आपके दिमाग में बस जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय या लोकायुक्त संस्थान किस राज्य ने खोला? महाराष्ट्र ने। लिखो सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय यह संस्थान किस राज्य में खुला था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र ने बनाई थी इससे संबंधित पहली बॉडी, ठीक है। अब आपका उत्तराखंड का एग्जाम है, तो उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक कब पारित हुआ और देश का पहला राज्य था जिसने लोकायुक्त विधेयक को पारित किया था? 1 नवंबर 2011 को, ठीक है। लिखो उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक पारित, उत्तराखंड में लोकायुक्त विधेयक पारित वर्ष 2011 में हुआ था, ठीक है। देश का प्रथम राज्य था ये उस टाइम पे जिसने क्या किया? लोकायुक्त विधेयक को पारित किया। ये भी ध्यान रखना कि देश का पहला जो है राज्य कौन सा था लोकायुक्त पारित करने वाला? उत्तराखंड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आध संस्थान और लिख लेते हैं। देखो जैसे CBI लिखो, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963, ठीक है। CBC का गठन लिखो, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, हिंदी में भी लिख लेना, ठीक है। NDC लिखो, राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952 को, ठीक है। 3 के 3 लिखो आप लोग। और इसके बाद लिखो एक भ्रष्टाचार निरोधक कानून किस वर्ष आया था? भ्रष्टाचार निरोधक कानून ये आया था बच्चों 1988 में, ठीक है। ये 4 के 4 ईयर आपको याद रखने हैं। केंद्रीय CBI यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय जांच एजेंसी जो भी है, अन्वेषण एजेंसी जो भी कहते हैं। अब देखो भारत में मानवाधिकार संरक्षण एक्ट लिखो, भारत में मानवाधिकार संरक्षण एक्ट अधिनियम, ठीक है, कब का है? 1993 का है, ठीक है। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? 1993। इसकी डेट भी लिखो 28 सितंबर की। अब तक अभी डेट के साथ पूछ दे आपसे 28 सितंबर इसका क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। इसी के आधार पर भारत में क्या बना था? एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था, उसके सदस्य की नियुक्ति हेतु एक समिति होती है, ठीक है। तो ये लिखो भारत में, अगला क्वेश्चन लिखो, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति हेतु भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष व सदस्य नियुक्ति हेतु गठित समिति के सदस्य, गठित समिति यानी एक कमेटी होती है बच्चों, इन्हीं के सिफारिश पे इसके अध्यक्ष व सदस्य नियुक्त होते हैं समिति के। उस समिति में कौन कौन से सदस्य होते हैं वो देखना है हमने, ठीक है। सदस्य तो कौन कौन होंगे? देखो पहला लिखो यहाँ कौन कौन होगा? एक प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा होते हैं गृह मंत्री, तीसरा होता है लोकसभा स्पीकर, यानी लिखो लोकसभा स्पीकर, शॉर्ट लिखना, ठीक है। चौथा लिखो राज्यसभा में उपसभापति, क्या लिखोगे? राज्यसभा के मतलब राज्यसभा के आप लिखोगे उपसभापति। राज्यसभा का सभापति इसमें नहीं होता है, ध्यान रखना, ठीक है। लिखो राज्यसभा के उपसभापति लिख देता हूं, ठीक है, उपसभापति। तीसरा लिखो, चौथा, पांचवा लिखो लोकसभा में विपक्ष का नेता, यानी जो विपक्ष का जो होता है नेता होता है, नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, ठीक है। और राज्यसभा में लिखो विपक्ष का नेता।
इन लोगों की कमेटी होती है, इसके आधार पे ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की क्या होती है, नियुक्ति होती है। पीएम, होम मिनिस्टर, इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा का विपक्ष के नेता, लोकसभा का विपक्ष का नेता, इसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति। ठीक है, ये लोग बेसिकली इसमें क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा NRHC है, इसके कुछ पदेन सदस्य होते हैं बच्चों, यानी इसके पदेन सदस्य में कौन कौन आएगा या कौन कौन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, ये पदेन सदस्य जो इस पद पे बैठेंगे ही बैठेंगे। एक तो हमारा जो होता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग होता है, उसका अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो पहला लिखो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन का अध्यक्ष, पहला लिखो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, पहला क्या लिखोगे, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। दूसरा लिखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, नेशनल SC कमीशन का अध्यक्ष। ठीक है, एस कमीशन का, नेशनल SC कमीशन का अध्यक्ष। तीसरा लिखो नेशनल ST कमीशन का अध्यक्ष। चौथा लिखो राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल वीमेन कमीशन के अध्यक्ष। ये जो होते हैं बच्चों, ये इसके क्या होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें पूछ सकता है कि कौन इसका पदेन सदस्य है या कौन इसका पदेन सदस्य नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अब इनके अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल लिखो। इनके नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष व सदस्य का कार्यकाल, सदस्य का कार्यकाल ये होता है बच्चों 3/70 वर्ष, यानी जो भी पूरा कर ले। ठीक है, यानी या तो पद पे बैठे हुए 3 साल होने चाहिए, या अपना पहले 5 और 70 था, अब इसको 3 और 70 कर दिया। ठीक है, 3 और 70, यानी खुद को या तो पद पे बैठे हुए 3 साल हो जाने चाहिए या खुद की एज 70 ईयर हो जानी चाहिए। इन दोनों में जो भी पहले होगा वही इनका क्या होगा, कारण होगा। ठीक है, ये थे आपके किसके टॉपिक, पॉलिटी वाले। इसी तरीके से जैसे मैंने कहा कि आपकी वर्ल्ड जियोग्राफी की मैं क्वेश्चन आपको अब नहीं कराऊंगा, तो वो मान के चलो काम बनना होगा उतने से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखते हैं, वो देखना। अगला लिखो आप लोग 4th नंबर का टॉपिक, भारत की जलवायु से संबंधित, भारत की जलवायु से संबंधित। पहला लिखो मॉनसून जो है बच्चों किस भाषा का शब्द है, मानसून जो है बच्चों अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा, यानी मॉनसून किस भाषा का शब्द है अगर पूछता है तो अरबी भाषा का शब्द है, ये ध्यान रखना। और इसका मॉनसून का सर्वप्रथम आगमन लिखो। भारत के किस राज्य में मॉनसून का सर्वप्रथम आगमन होता है, सर्वप्रथम आगमन होता है बच्चों केरल में। मॉनसून का भारत के किस राज्य में सबसे पहले आगमन होता है, केरल में। ठीक है, भारत किस प्रकार की जलवायु वाला देश है, लिखो भारत की जलवायु। ठीक है, ये है बच्चों उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, ध्यान रखना इसको, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। यहाँ की जो जलवायु है ये सब पढ़ाया है मैंने आपको, शायद उसमें पॉलिटी में, उसमें जियोग्राफी में, जब मैंने आपको गहन अध्ययन वाला पढ़ाया था। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला ये देश है। मानसून प्रवाह की दिशा भारत में कैसी है, मतलब किस दिशा से किस दिशा में मानसून प्रवाह की दिशा लिखो। भारत में मानसून प्रवाह की दिशा है बच्चों दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर आती है ना। मानसूनी हवाएं ऐसे आती हैं, इस तरीके से आती है, तो दक्षिण पश्चिम, जैसे इंडिया का मैप है ये ऐसे आते ना इस तरीके से, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसकी क्या हो जाती है, डायरेक्शन हो जाती है। इसको भी आप लोग क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। ठीक है, अब जो भारत में तमिलनाडु में मानसून किस टाइम पे आता है, यानी लिखो भारत के किस राज्य में, भारत के किस राज्य में शीतकाल नवंबर दिसंबर के समय क्या होती है, वर्षा होती है। ये 2 राज्य में, जो एक पंजाब है एक है तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो है कि कौन सा होता है, जो नवंबर दिसंबर का मानसून होता है। ठीक है, मानसून तमिलनाडु के ब्रैकेट में लिखो लौटता हुआ मानसून, यानी लौटते हुए मानसून की वजह से तमिलनाडु में बेसिकली क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है, और जो नॉर्थ वेस्ट में ये जो यहाँ होती है, लिखो भारत में उत्तर पश्चिम में शीतकाल में वर्षा का क्या कारण है। पंजाब वगैरह में जो शीतकाल में वर्षा होती है ना भारत में, शीतकाल वर्षा कहाँ, उत्तर पश्चिम में। क्यों होती है भारत में उत्तर पश्चिम में शीतकाल वर्षा, इसको बोलते हैं बच्चों पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं। ठीक है, पश्चिमी
विक्षोभ के कारण। अगर कभी आपसे आता है भारत के उत्तरी भाग के मैदान में या उत्तर पश्चिम के मैदानी भागों में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसका मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण क्या होती है? बारिश होती है। इसको भी आप लोग क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। ठीक है। अब देखो सर्वाधिक वर्षा भारत में जो मिलती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही मिलती है। लिखो भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा, भारत में सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है। उत्तर पूर्व मानसून मत करके आना वहां। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण सर्वाधिक क्या होती है? वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होगी तमिलनाडु में। ठीक है। आम्र वर्षा किन राज्यों में होती है? लिखो आम्र वर्षा, ये है बच्चों कर्नाटका वगैरह में। कर्नाटक केरल का जो इलाका है मानसून से पूर्व होती है। मानसून से पूर्व एक बारिश होती है वहाँ, जो कि वहाँ की आम के फसल के लिए होती है। मानसून से पूर्व आम की फसल के लिए बेहतर माना जाता है, इसलिए उसको आम्र वर्षा के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है। नोट करके लिखो, नोट लेह में, लेह, ठीक है, जम्मू कश्मीर लेह वाला सुना होगा, सबसे कम बारिश होती है, मतलब बहुत कम होती है, और भी होगा, सबसे कम वर्षा वाले स्थानों में से ले लिखो। लेह सबसे कम वर्षा वाले स्थानों में लिखो। लेह का नाम आएगा तो टिक करके आ जाना, सबसे कम बारिश वाले स्थानों में। ठीक है। तो लेह में बहुत क्या होती है? कम वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा जो होती है आपका इंडिया में वो कहाँ कहाँ होती है? सर्वाधिक वर्षा, ये तो पता ही होगा आपको, सर्वाधिक वर्षा। ठीक है। चेरापूंजी, ये वो मानसून नाम सुना ही होगा। तो अगर वैसे क्वेश्चन आते हैं, एक तो पश्चिमी घाट के इलाके में होती है भारत में बारिश, पश्चिमी घाट, हिमालय, ठीक है, पश्चिमी घाट, हिमालय, और इसके अलावा जो होती है नॉर्थ ईस्ट यानी मेघालय आदि में होती है। इन भागों में भारत में बहुत ज़्यादा क्या होती है? बरसात होती है। ठीक है। इसको आप लोग क्या करोगे? ध्यान में अपना रखोगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में अलग अलग क्रांतियां हुई हैं एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आज के दिन का अंतिम टॉपिक है, उसका नाम लिखो हरित क्रांति और विभिन्न क्रांतियां। ठीक है। हरित व विभिन्न क्रांतियां लिखो। 5th लिखो हरित क्रांति। भारत में पहली जो हरित क्रांति थी बच्चों 1966 से भारत में। ठीक है। और इसका जनक जो बोला जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक लिखो एम स्वामीनाथन, एम स्वामीनाथन। ठीक है। यानी भारत में इसका जनक कौन है? एम स्वामीनाथन है। 1966 में क्या हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, और इसका सर्वाधिक प्रभाव जो पड़ा किस फसल पे? सर्वाधिक उत्पादन इससे किस फसल का हुआ? गेहूं का हुआ। ठीक है। हरित क्रांति से गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ। मैक्सिकन गेहूं था वो, जिसके कारण ये शुरू हुआ। ठीक है। मैक्सिकन गेहूं। और फायदे वाले राज्य जो थे, फायदा किन राज्यों को हुआ स्टार्टिंग में? फायदा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक लिखो, विश्व में हरित क्रांति का जनक, ग्रीन रेवोल्यूशन। विश्व में हरित क्रांति का जनक जो है वो किसको माना जाता है बच्चों? ये तो आपको पता ही होगा, ये माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग लिखो, नॉर्मन बोरलॉग। ये यूएस में जाके इन्होंने क्या किया था? अपना शोध किया था। ठीक है। उस इन्हीं को विश्व में हरित क्रांति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है। तो इसमें सिंपल सी बात है, हरित क्रांति में हाई यील्डिंग वेराइटीज का प्रयोग किया गया। ठीक है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था हाई यील्डिंग वेराइटीज, HYV था इसका मुख्य उद्देश्य, यानी उच्च उत्पादकता वाले वेराइटीज का क्या करना था? यहाँ पे मिश्रण करना था, हरित क्रांति। इसी प्रकार से आपको ये भी पता होगा विश्व में अलग अलग क्रांतियां हुई, इसी में को एक में से एक, इनमें से बोलते हैं इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति क्या था? एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी क्रांतियां हैं उन सबको एक साथ लेना है। ठीक है। लिखो इंद्रधनुषी क्रांति, लिखो इंद्रधनुषी क्रांति, लिखो इंद्रधनुषी क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें क्या था? एग्रीकल्चर यानी कृषि की सभी क्रांतियों को इसमें मिक्स किया गया। ठीक है। कृषि की सभी क्रांति। अब यूकेपीएससी हो, कोई भी आयोग हो, ये क्वेश्चन पूछता ही इनसे, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, मैं जो लिखता हूँ खुद लिखना है। ठीक है। श्वेत क्रांति लिखो,
दुग्ध उत्पादन से, पहला लिखो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। नीली क्रांति लिखो मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से, ठीक है। तीसरा लिखो भूरी क्रांति लिखो, भूरी, भूरी में क्या लिखोगे, उर्वरक से संबंधित है, ठीक है, उर्वरक। अगला लिखो आप सुनहरी क्रांति, फल और सब्जी, फल व सब्जी के उत्पादन को बढ़ाना इसका उद्देश्य था, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को फल और सब्जी के बाद क्या लिखना है, काली क्रांति, पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ। इसके बाद गोल क्रांति लिखो, आलू उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, आलू। इसके बाद पीली लिखो तिलहन और लाल लिखो मांस या टमाटर। पीली क्रांति का लिखो तिलहन उत्पादन, क्या लिखोगे, तिलहन उत्पादन का लिखोगे पीली क्रांति से, यानी तेल वाले संबंधी जो है सरसों वगैरह, मूंगफली वगैरह, तिलहन सब इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और लाल क्रांति लिखो मांस व टमाटर से, मांस ऑब्लिक टमाटर से ये संबंधित है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति किससे लिखा आपने, दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, बाकी मैंने इसको लिखा दिया, ठीक है। ये थे विश्व के महत्वपूर्ण जो क्रांतियां हुई हैं भारत में, विश्व की क्या, भारत में, उनसे संबंधित ही मैंने क्या लिखा है, आपके मेन चीजें लिख दी है, ठीक है। तो ये आपका जीएस का डे 7 है। होपफुली ये जो चीजें हैं ये आपके समझ आई होंगी। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।